हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसेट बिल्डर यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हमें क्यों चूज़ नहीं करना चाहिए। तो मेरा एक फ्रेंड है जिसने मुझे एक बहुत ही बढ़िया पॉलिसी दिखाई, जिसके अंदर मुझे हर साल कुछ लाख रुपए जमा करवाने थे, फिर 12 साल के बाद मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल हो जाएगी, ऐसा उसका बोलना था। और मुझे अप टू लाइफ टाइम कुछ एक अमाउंट मिलती रहेगी। और वहाँ पे मुझे टोटल कैलकुलेट करके दिखाया कि टोटल आपको इतने रुपए भरने हैं और इतने रुपए आपको मिलेंगे, साथ में आपको इंश्योरेंस कवर भी मिलेगा और साथ में ये जो पैसे हैं वो टोटली टैक्स फ्री रहेंगे। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या सच्चाई है और कितना एक्चुअल में रिटर्न बनता है। तो ये वो पॉलिसी थी जो मेरे फ्रेंड ने मुझे दिखाई थी। अब यहाँ पे थोड़ा सा गुजराती में लिखा है, तो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। आपको हर साल 3 लाख रुपीज़ डिपॉजिट करवाने हैं। जैसे 3 लाख फर्स्ट ईयर, फिर 3 लाख सेकंड ईयर, 3 लाख थर्ड ईयर, इस तरह से आपको 3 लाख अप टू 12 ईयर तक डिपॉजिट करवाने हैं। फिर आपको 13th ईयर से 4.22 लाख अप टू 30 ईयर तक मिलेंगे, ठीक है। और आफ्टर 30 ईयर जब आपकी मेच्योरिटी आ जाएगी तब आपको लमसम अमाउंट मिलेगा 36 लाख, ठीक है। तो ये जो 36 लाख रुपीज़ है, ये 36 लाख रुपीज़ आपने ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट किया था। 3 × 12 इज इक्वल टू 36 लाख, ठीक है। तो उनका बोलना ऐसा है कि 36 लाख आपको आपके वापस मिल जाएंगे, प्लस आपको 13 ईयर से 30 ईयर तक 4.22 लाख मिलते रहेंगे, ठीक है। साथ में आपको 1 करोड़ का एक कवर भी मिलेगा फ्रॉम डे 1। तो इसका अल्टरनेटिव हम पहले तो ढूंढते हैं और कितना रिटर्न बनता है वो देखते हैं। तो ये चीज़ का रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए हम एक्सेल की हेल्प लेंगे और यहाँ पे कितना परसेंटेज में रिटर्न बनता है वो पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ईयर टाइप करता हूँ और मान लीजिए कि मैं 1 जनवरी से अपना इन्वेस्टमेंट चालू करता हूँ। तो यहाँ पर मैं 23 ले लेता हूँ और ये जो सीरीज़ है इसमें मैं ईयर फिल कर देता हूँ ताकि ईयर वाइज हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे 22, 23, 24, 25 इस तरह से ईयर आ गए। अब यहाँ पे कैश फ्लो मुझे एंटर करना है। तो अगर आप पैसे दे रहे हैं तो माइनस में लिखना है, अगर आप पैसे ले रहे हैं तो प्लस में लिखना है। तो यहाँ पे मैं 3 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहा हूँ अप टू 12 ईयर। तो यहाँ पे 2034 तक मुझे 3 लाख रुपीज़ देने हैं और उसके बाद मुझे मिलेंगे 4.22। तो इस तरह से मुझे मिलते रहेंगे अप टू 30 ईयर, ठीक है। इसके बाद जब नेक्स्ट ईयर मैच्योरिटी आएगी तब मुझे लमसम यहाँ मिल जाएंगे 36 लाख, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे 31st ईयर में 36 लाख मिलेंगे या फिर 30th ईयर में मिलेंगे वो मुझे क्लैरिटी नहीं है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 31st ईयर में ले लिया है। तो यहाँ पे मैं XIRR मतलब CAGR रिटर्न कैलकुलेट करता हूँ। तो इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है XIRR और सबसे पहले मुझे वैल्यूज एंटर करनी है। तो वैल्यू मेरी यहाँ से यहाँ 36 लाख थी, प्लस यहाँ मुझे डेट एंटर करनी है। तो कब कब मैंने ये ट्रांजैक्शन किया उसकी डेट है और यहाँ पे मुझे एक एजम्पशन लगाना। तो मैं मान लेता हूँ कि मुझे 7% का रिटर्न यहाँ पे मिलेगा। तो मैंने एक FD का रेट लगा लिया। तो यहाँ पे मैं इसको परसेंटेज में कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न है वो ओनली 6.92% का है, ठीक है। तो आप कोई भी बैंक में अभी FD भी करवाते हैं तो वहाँ पर भी 6.75 से लेकर 7% तक का आपको तो FD में रिटर्न मिल जाता है। और यहाँ पे आपको कन्विंस करने के लिए बोलेंगे कि यहाँ पे आपकी जो इनकम है वो टोटली टैक्स फ्री है और यहाँ पे आपकी इनकम है वो टैक्सेबल है। तो ये चीज़ का भी आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे आपके जो पैसे है वो 30 ईयर तक लॉक हो गए। आप यहाँ पे कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। तो यहाँ पे आपको लग जाती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मान लीजिए कि मार्केट में कोई बड़ा क्रैश आया और अपॉर्चुनिटी आई तो आप चाहे तो भी पैसे निकाल के उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन जब यहाँ पे आप FD करवाते हैं तब यहाँ पे FD आप कभी भी ब्रेक करवा सकते हैं और वो पैसे आप मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। या फिर मान लीजिए कि कोई आपको एक ज़मीन या फिर प्लॉट खरीदना है जो आपको एक नेगोशिएबल प्राइस पे मिल रहा है, तो वहाँ पर भी आपके जो पैसे ब्लॉक हो गए उसका आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन FD में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ से आप पैसे निकाल के वो प्लॉट के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और वहाँ से भी अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप टोटल कैलकुलेट करेंगे तो आपने टोटल 36 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए, उसके सामने आपको 1.62 करोड़ रुपीज़ मिले, वो भी कब 30 ईयर के बाद। लेकिन यहाँ पे ये जो 30 ईयर है उसमें स्प्रेड हो गए और सामने जो 30 लाख रुपये डिपॉजिट करवाए वो भी आपने 12 साल के अंदर स्प्रेड कर दिए। तो इसीलिए यहाँ पे जो नॉर्मल पीपल है उसके लिए कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाता है और वो कन्फ्यूज हो जाते हैं। साथ में यहाँ पे 1 करोड़ का एक इंश्योरेंस प्लान भी दे दिया है। तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरा इंश्योरेंस भी आ गया, इन्वेस्टमेंट भी आ गया, मेरी लाइफ सेट हो गई, मुझे सिर्फ 12 साल तक 3-3 लाख रुपए जमा करवाने हैं, उसके बाद मुझे पैसे मिलते रहेंगे और जो मेरे पास 36 लाख रुपीज़ आएंगे उससे मैं आराम से मेरा गुजारा कर सकता हूँ। लेकिन एक्चुअली
ये जो स्कीम है वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको मनी की टाइम वैल्यू भी ध्यान में रखनी है और यहाँ पे इन्फ्लेशन भी कैलकुलेट करना है। अगर आप इन्फ्लेशन कैलकुलेट करेंगे तो इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन 6 से लेकर 7% तक इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पे आपको जो इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है वो भी ओनली 6.9% का है। तो आप मान लीजिए कि यहाँ पे हर साल 3 लाख रुपये जो उनको जमा करवा रहे थे उसकी जगह आप 15,000 रुपये 1 करोड़ के मतलब कोई टर्म प्लान ले लेते तो भी आपका 30 ईयर तक जो टोटल पेमेंट होता है वो ओनली 4.65 लाख रुपीज़ का होता। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखें कि रूल ऑफ 72 के हिसाब से आपके पैसे 12 साल बाद कितने परसेंटेज में डबल होते, तो यहाँ पे 12 × 6 = 72, मतलब कि आप 12 साल तक इन्वेस्ट कर रहे तो आप अगर 6% के रेट से भी रिटर्न कमाते तो आपके जो 3 लाख रुपीज़ है वो आपके 13th ईयर में 6 लाख रुपीज़ बन जाते। ठीक है, तो अगर आप चाहे तो अनलिमिटेड ईयर तक एफडी करवा के भी अनलिमिटेड पैसे कमा सकते हैं। यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। मान लीजिए कि आपने फर्स्ट ईयर है यहाँ पे 3 लाख रुपीज़ जमा करवा दिए, तो आपका जो 13th ईयर होगा वहाँ पे आपके रुपये बन जाएंगे 6 लाख। ठीक है, और यहाँ पे आपको कितने रुपए दे रहा है, ओनली 4.2 लाख। फिर सेकंड ईयर आपने जो जमा करवाए थे 3 लाख, वो आपके 14th ईयर में बन जाएंगे फिर से 6 लाख। तो अगर आप 12 साल तक 3 लाख रुपये जमा करवाते तो आप ऑटोमेटिकली यहाँ से 6 लाख रुपये अप टू 24th ईयर तक निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल मैथमेटिक है और यहाँ पे 6% रिटर्न कोई रिटर्न नहीं है, ओनली सेविंग स्कीम है। अगर आप कोई टर्म प्लान में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो भी आपका 3 लाख रुपए आपके पास जो है उसमें से अगर मैं 15,000 रुपये निकाल लूँ तो यहाँ पे नेट इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं 2,85,000 का। ठीक है, तो 2,85,000 का आप आराम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अप टू 12 ईयर। तो अगर मैं यहाँ तक इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो यहाँ से मेरा 1 करोड़ का इंश्योरेंस बन गया और ये मेरा इन्वेस्टमेंट बन गया और यहाँ पे मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो 2,85,000 का पर ईयर बन गया। तो अगर सिंपली मैं इसको म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर दूँ, पर मंथ में यहाँ पे इसका SIP अमाउंट कैलकुलेट करूँ तो वो आता है 23,000। तो यहाँ पे मैं 750 को लमसम निकाल देता हूँ, ओनली 23,000 लेता हूँ और 12 ईयर तक इन्वेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पे मैं 23,000 इन्वेस्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे 12% की जगह मैं मान लेता हूँ कि मुझे 10% ही रिटर्न मिला। ठीक है, वैसे म्यूचुअल फंड के अंदर 12 to 15% का रिटर्न मिल जाता है। ये गारंटेड नहीं है लेकिन जनरली मार्केट दे सकता है। और मान लीजिए कि आप जब विड्रॉ कर रहे हैं तब अगर मार्केट कंडीशन थोड़ी सी वर्स्ट है तो आपका रिटर्न थोड़ा सा कम हो सकता है, अदरवाइज अगर मार्केट कंडीशन नॉर्मल है तो आपका रिटर्न 12 से लेके 15% तक हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने जो नंबर ऑफ ईयर लिए 12 ले लिए, तो यहाँ पे आपके पास आफ्टर 12 ईयर अमाउंट बन जाएगा 64 लाख। तो यहाँ पे मेरे पास अमाउंट बन गया 64 लाख। ठीक है, अगर ये 64 लाख को मैं FD भी करवा देता हूँ तो भी मुझे यहाँ पे 64 लाख इंटू 0.07 4,48,000 रुपीज़ मिलते रहेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा रिटर्न ऑलरेडी बढ़ गया। अब यहाँ पे मैं टैक्सेबिलिटी भी काउंट कर लूँ तो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उसके ऊपर ओनली 10% का ही टैक्स है। तो यहाँ पे मुझे 10% अगर टैक्स में काउंट भी कर लेता हूँ तो भी मेरा जो रिटर्न है वो अच्छा खासा बन जाता है। तो ये 64 लाख तो आपके एज इट इज़ रहेंगे, तो आफ्टर 30 ईयर भी आप कैलकुलेट करेंगे तो भी ये 64 लाख तो आपके वैसे के वैसे पड़े रहेंगे। प्लस आपको हर साल यहाँ पे 4.2 लाख आराम से रिटर्न मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं आपने जो प्रीवियस स्कीम सिलेक्ट की थी उसमें प्रॉब्लम है। और इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट जब आप मर्ज करते हैं तब आप कैलकुलेशन में गड़बड़ कर जाते हैं और ना ही आपका सही से इन्वेस्टमेंट हो पाता है और ना ही आपका सही से कवर हो पाता है। तो ये दोनों चीज़ों को ऑलवेज आप सेपरेट रखें और एक टर्म प्लान ले लीजिए और हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिए और आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो हो सके तो इक्विटी म्यूचुअल फंड या फिर डेट फंड के अंदर करिए। तो लास्ट में इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि अगर आपके पास कोई भी इंश्योरेंस एजेंट इन्वेस्टमेंट रिलेटेड स्कीम लेके आता है तो आपको क्लियरली उसको मना कर देना है। आपको सिर्फ और सिर्फ टर्म प्लान या फिर हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर ही इन्वेस्ट करना है और आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसको आप म्यूचुअल फंड, FD, गोल्ड उस तरह से अलग अलग एसेट क्लास में डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड लास्ट में इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।